हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। आई होप आप लोग अपनी नींद से छुटकारा लेते हुए जाग चुके हैं और पढ़ाई शुरू कर दी है। राइट, इंडिपेंडेंस डे आज हमारा है, बट हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी चाहिए। और सबसे पहले तो हमारे खुद के अंदर इतने सारे फ्लॉज हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए। राइट, so yes, 80 years of independent India. So let's start this class. So as usual, first we will do our vocabulary and then we will read our article. Okay. So फर्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंस। अरे इन्फ्लुएंस शब्द तो तुम लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। इन्फ्लुएंसर सुना ही हुआ है ये वर्ड आप लोगों ने, राइट? वही है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपको मना रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आप उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं वो काम करने के लिए। तो इन्फ्लुएंस वर्ब हो गया उसी चीज का। इवन इन्फ्लुएंस नाउन भी हो जाता है। तो इन्फ्लुएंस मतलब द पावर और टू अफेक्ट समथिंग और समवन। तो जैसे सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन। तो जो सोशल मीडिया है वो भाई उसके अंदर वो पावर है। कैन इन्फ्लुएंस मतलब वो कर सकता है भाई लोगों के ओपिनियन। एब्सोल्युटली राइट। हम सोशल मीडिया के थ्रू आजकल भाई हमको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का तो कोई शौक नहीं बचा है। क्यों पढ़ेंगे हम बड़ी बड़ी बुक्स? तो किसी ने हमको हमारे खुद के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अगर उलट सुलट बता दिया तो हमारा ओपिनियन वहां से फॉर्म हो जाएगा। राइट, हम वहां से प्रभावित हो जाएंगे। कोई हमको कुछ भी बोलेगा, हाँ, और वो चीज हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, 6-7-50 लोगों ने वो वीडियो बना दी, यानी कि वही सच्चाई बन चुकी है। तो उन्होंने आपके माइंड सेट को, आपके ओपिनियन को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने इसको किस यूज में यूज किया है? इसको वर्ब के रूप में, प्रभावित करना। पेरेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। तो जो पेरेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि बच्चा जिस भी प्रकार से बिहेव करता है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, उसका बहुत बड़ा प्रभाव, उसका बहुत बड़ी पावर होती है, इम्पैक्ट होता है उसके पेरेंट्स का। सो यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज कर रहा है। तो सेम इन्फ्लुएंस को हम वर्ब एंड नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्रभाव हो गया, उसका इम्पैक्ट हो गया कि बच्चे के बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पैक्ट होता है उसके पेरेंट्स का, ये बोल रहे हैं, है ना। इट कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन। तो ये चीज जो है वो लोगों के ओपिनियन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे ये अफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, हाँ अफेक्ट होगा यहाँ पे, प्रभावित करना। सो इम्पैक्ट करना, उस पर असर डालना, इफेक्ट हो गया। स्वे, पावर और डोमिनेशन, ये समझ में आया? तो इन्फ्लुएंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब प्लस नाउन दोनों सेम होता है, यानी हम इसे वर्ब और नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आपने पढ़े हैं, वो क्या होते हैं? वो ये कहते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये हमारे आते हैं उस कैटेगरी में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में। तो दिस भी आपको पॉइंट कर रहा है, देखो यह से, है ना, सिंगुलर के लिए। दैट भी यह है सिंगुलर के लिए। दीज प्लूरल्स के, दोज प्लूरल्स के लिए, दोनों प्लूरल, ये दोनों सिंगुलर। ये आपका दिस नियर बाई चीज को, दैट फार बाई सिंगुलर चीज को, दीज सिंगुलर मतलब प्लूरल में लेकिन पास में है। ये बट ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? जैसे मैंने बोला दिस इज माई फोन, यानी कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। दिस यहाँ पे हमको लगता है दिस तो मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ही होते हैं। नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब शो करना। जैसे आपने देखा है ना कि अभी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और ये आपका डेमो है। डेमो वर्ड सुना है आपने? डेमो कहते हैं ना, ये डेमो है। डेमो मतलब आपको भाई हम शो करके दिखाएंगे कि आगे वाली क्लासेस में आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। सो डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब आपको शो करके दिखाया जा रहा है। तो टू शो क्लियरली, आपको क्लियरली दिखाया जा रहा है कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब। आपको शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इल्यूस्ट्रेट करना, इल्यूस्ट्रेशन का मतलब भी आपको दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है। राइट,
ओपोजिट हो जाएगा कंसील करना, हाइड कर रहे हैं हम उन चीजों को, हम वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैम ऐसा तो होता है कि डेमो में टीचर अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं और रियल चीजें तो बाद में पता चलती हैं। अब भाई देखो, ये तो उनके इंटेंशन के ऊपर है, बट वो डेमो में आपको दिखा रहे हैं कि सी ये मेरा आपका टीचिंग पर मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरे ये मेथड्स हैं, आपको ये सिलेबस रहेगा, ये मैं इस तरीके से कवर करवाने वाला हूँ। तो अगेन वो क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं ना, वो दिखा तो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द थ्योरी वॉज करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि जो थ्योरी थी, यानी कि भाई थ्योरी हम एक चीजें पहले पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हमने उनका थ्योरेटिकल आया, बट जब उसका रियल एप्लीकेशन हुआ, यानी कि जब हमने उसको रियली अप्लाई किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट ने ये शो कर दिया कि हाँ जो थ्योरी है, जो हमारे फैक्ट्स हैं, वो सही है, वो करेक्ट है। द टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मतलब टीचर ने क्या किया, शो किया कि प्रॉब्लम को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। डन है, ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब है बहुत ज्यादा। एनॉर्मस का मतलब हुआ बहुत ज्यादा, ओ यूएस लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, यानी एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा, ह्यूज और वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा, वही वाली बात है। मैसिव है, कल भी हमने पढ़ा था ये, इमेंस, बहुत ज्यादा, है ना। क्या बोलेंगे इसको, जाइगेंटिक। ये स्पेलिंग ना, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत दिक्कत करता है, हम इसका अलग अलग क्लास ले लेंगे। ये जी वाले वर्ड ना कभी कभी बहुत दिक्कत कर देते हैं, तो ये हम पढ़ लेंगे, है ना। आपके ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा, कोलोसल, बहुत ज्यादा। ओपोजिट में क्या होगा, टाइनी, छोटू सा है, स्मॉल है, लिटिल है, इनसिग्निफिकेंट है ना, इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है। बट इनॉर्मस का मतलब बहुत ज्यादा। सो इंडिया हैज मेड इनॉर्मस प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया ने प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब तरक्की की है, आगे की तरफ बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छी खासी तरक्की की है, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा हम आगे बढ़े हैं। लाइक शी शोड, अब यहाँ पे डिस्प्लेड लगा सकते थे, डेमोन्स्ट्रेटेड लगा सकते थे, एनॉर्मस करेज ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो शी डेमोन्स्ट्रेटेड एनॉर्मस करेज, करेज मतलब साहस, और कैसा साहस, एनॉर्मस मीन्स बहुत ज्यादा साहस उसने शो किया मुश्किल के समय में। ऐसा नहीं था कि वो डर के भाग गई है ना, या मतलब परेशान हो गई, उसने डिफिकल्ट टाइम्स में अपना जो करेज है वो बहुत ज्यादा साहस शो किया। रिमार्केबल, ये वर्ड भी आपको लर्न हो गया होगा। रिमार्केबल मतलब कोई चीज बहुत अच्छी है, रिमार्क के लायक है, ऐसे सोच लो, ABLE मतलब लायक। यार अब मैं ना ये मान के चलती हूँ कि आप लोग ना बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो और आपको ये चीजें बहुत आसान लगती हैं। मैं मान के चलती हूँ आप लोग इंटेलिजेंट बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हो, डेली डेली पढ़ाई कर रहे हो, रिमार्क कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो बात करने के लायक है, वो इतनी अच्छी है कि उसके बारे में बात की जा रही है। सो समथिंग सो स्पेशल, इम्प्रेसिव और अनयूजुअल दैट इट डिजर्व्स अटेंशन। मतलब कोई चीज बहुत अच्छी है, वही सेम बात होगी, बहुत अच्छी है ये चीज, स्पेशल है। रिमार्केबल अचीवमेंट मतलब तारीफ योग्य अचीवमेंट है, उसको अटेंशन देने लायक है, वो चीज इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनयूजुअल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, नोट वर्दी मतलब ध्यान देने के योग्य है। ये ऑर्डिनरी है ना। ओपोजिट क्या हो गया, ऑर्डिनरी, नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। अनरिमार्केबल हो गया, इनसिग्निफिकेंट। अब सोचोगे मैम हमने एनॉर्मस तो सिग्निफिकेंट का यहाँ भी देखा है, एनॉर्मस के ओपोजिट में भी इनसिग्निफिकेंट देखा है, और यहाँ भी इनसिग्निफिकेंट है, तो हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इंग्लिश में इसे कहाँ कहाँ बोल दिया कि मैं एक ही का एंटोनिम बनूंगा, मैं कई सारों के बन सकता हूँ। तो तो रिमार्केबल मतलब कोई चीज जो बहुत अच्छी है, इनसिग्निफिकेंट है मतलब कुछ खास नहीं है वो चीज, है ना। मीडियोकर है वो चीज, नॉर्मल है, एवरेज है, ऑर्डिनरी है, कुछ खास नहीं है वो चीज, इस सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे। His remarkable achievement inspired many young people। तो जो उसके कैसे अचीवमेंट, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो रिमार्केबल हैं, वो वाकई में तारीफ के योग्य है, वो वाकई में इम्प्रेसिव है, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे यंग पीपल को इंस्पायर किया। His memory is remarkable, she remembers even the smallest details।
तो इसका मतलब जो उसकी मेमोरी है ना, मतलब उसकी जो याद रखने की जो क्षमता है वो अनयूजुअल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि वो इवन छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखती है। तो हम लोग तो भूल जाते हैं ना, बट कोई बंदा अगर छोटी छोटी पॉइंट्स को भी याद रखे, उसकी मेमोरी, वाह भाई, ये तो अनयूजुअल है, नॉर्मली लोगों की ऐसी मेमोरी नहीं होती है, तो अनयूजुअल है। समझ में आया? चलिए पढ़ाई करते हैं आगे की तरफ। 80 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमारा जो भारत है ये 80 साल हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि 1947 में हमने पहली बार अपनी आज़ादी मनाई थी। इस मैनर में हमें 80 हो गए, बट हमने कंप्लीट कितने ईयर कर दिए हैं? आजाद भारत ने 79 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। हाउ फार हैव बी प्रोग्रेस? तो आज के आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि ये जो हमने 79 ईयर की जर्नी कंप्लीट करके हम जो 80th ईयर मना रहे हैं, इसमें हमने कितनी दूर तक हम आ गए हैं, कितनी तरक्की हमने कर ली है। As India celebrates its 80th Independence Day on 15th August 2026, यानी आज के दिन जो इंडिया है वो अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। We look back on 79 years of freedom and progress since independence in 1947. तो अभी हम क्या देखेंगे? हमारे जो 79 ईयर्स की जो हमारी जर्नी रही है आज़ादी की और हमारी तरक्की की, कब से? इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके पीरियड के बाद यानी 79 ईयर्स में हमने कितना प्रोग्रेस किया है, आज हम वो देखेंगे। दिस इज अ मोमेंट to remember the sacrifices of our freedom fighters and to ask an important question: how far has India progressed? जो देखो, इंडिपेंडेंस डे आपका आज की छुट्टी का दिन नहीं है कि आज क्लासेस नहीं हो रही या आप जॉब पे नहीं जा रहे। ये एक वो दिन है, इवन मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद रखने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन की ज़रूरत है। हमें हर पल उनकी याद, हमें हर पल उनको वो जो ट्रिब्यूट है वो उनको हमेशा याद रखना है हमें, क्योंकि हम फ्री हैं उन्हीं की वजह से, उनके उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से। और ये क्वेश्चन पूछने का भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है कि हम कितना आगे आ चुके हैं, इंडिया ने इन 79 ईयर्स में कितना प्रोग्रेस किया है। When India became independent, it faced enormous challenges. तो जब हम आज़ाद हुए थे, यानी एक्चुअली देखा जाए ब्रिटिशर्स गए थे ना भारत से, उसी के साथ साथ में हमारा पार्टीशन भी हो गया। तो हमारे भारत को हर तरफ से, मतलब उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था, भी वीक हो चुके थे, हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो रखा था। और उसके साथ में हमारे अपने लोग, हमारा पूरा एक अखंड भारत के दो हिस्से हो गए थे। तो हम बहुत ही बड़े चैलेंजेस से हमने उस समय पे फेस किए थे। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए, ताकि हम प्रेजेंट का, जो आज का हमारा भारत है, हम उसकी इमेजेस को जब पास से कनेक्ट करेंगे तो हम अपने आप में प्राउड फील कर सकते हैं कि यस, हम कितनी दूर आए हैं। Poverty was widespread, literacy levels were low, food production was insufficient, healthcare facilities were limited, and infrastructure was underdeveloped. आप जानते हैं कि पॉवर्टी क्या थी? चारों तरफ फैली हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको पूरी तरीके से खत्म कर दिए, हमारा पार्टीशन हो गया, तो गरीबी तो चारों तरफ फैली हुई थी। लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना उतने ज्यादा। उन्होंने हमारा पूरा, उससे पहले मुगल्स वगैरह ने हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, इंडिया एक बहुत रिच कल्चर है हमारा, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम को बहुत हार्म किया गया, बहुत ज़्यादा। फूड प्रोडक्शन हमारे पास उतना सफिशिएंट था नहीं, राइट? आप जानते ही होंगे, हम जो अमेरिका है वो हमें किस प्रकार का फूड हमें भेजता था। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं, वो तो एकदम अंडर डेवलप्ड था। The journey since then has been remarkable, although many challenges still remain. तो तब से जो जर्नी since then मतलब तब से जो अभी तक की जो हमारी जर्नी है ना, वो रिमार्केबल है, वो इम्प्रेसिव है, वो अनयूजुअल है, वो बहुत अच्छी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालांकि अब इस चीज को लेके हमें एक्स्ट्रा मतलब स्मॉग नहीं हो जाना है कि वाओ अब हमने अचीव कर लिया, अब हमें और अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं है। स्टिल वी नीड सो मेनी थिंग्स जिनमें हमें आज़ादी पाने की जरूरत है। अभी भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी बने हुए हैं,
और वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैज बीन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो इंडिया का जो कई सारे हमने अचीवमेंट किए हैं उसमें से जो एक हमारा अचीवमेंट है और सबसे बड़ा है वो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हम जिसकी वजह से हमको क्या मिली है भाई, फूड सिक्योरिटी है। पहले हम जो खाना था वो मैक्सिमम हम इंपोर्ट ही करते थे, हम बाहर से ही खाना मिलता था, हमें गेहूं वो मिलता था जो पिग भी ना खा सके, राइट। इन द अर्ली डेकेड्स, मतलब जब इंडिपेंडेंस के जो शुरुआत के जो साल थे, इंडिया फेस्ड सीरियस फूड शॉर्टेजेस एंड डिपेंडेड ऑन इम्पोर्ट्स। तो सीरियस फूड शॉर्टेज थी, आप जानते ही होंगे, बहुत बुरी तरीके से हमारे यहाँ फूड की कमी थी, क्योंकि हमको बोला गया था कि आपको क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने भी हम पे अटैक कर दिया और फिर हमने उसका पलटवार किया, तो अमेरिका का भाई उससे उनका ईगो हर्ट हो गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। और हम जनरली डिपेंड कर रहे थे इंपोर्ट्स के ऊपर में, हमारा अपना उतना था ही नहीं। फिर उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की इंक्रीज करने में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज एबिलिटी टू फीड इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में और ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब पूरा बदल दिया जो हमारी कंट्री की एबिलिटी है कि वो अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम अपने खुद के उगाए हुए अपनी फसल से हम अपने लोगों का पेट भर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज आया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके साथ साथ में हमने एक बहुत अच्छी, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत अच्छी, हमने प्रोग्रेस, तरक्की की हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स में। लिटरेसी, मतलब जो लिखने और पढ़ने की जो हमारी एबिलिटी है वो सब्सटेंशियली राइज हुई, मतलब अच्छी खासी उसमें इम्प्रूवमेंट आया। Educational institutions have expanded and millions more children now have access to schools। और आप ऑब्वियसली आज हम, मैंने क्या बोला, हमें अब, मैं ये नहीं कह रही कि हमें सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना है, नहीं, बट हमें ये भी समझना है कि हम कहाँ से निकल के आज कहाँ, कौन से भारत में हम जी रहे हैं, राइट। तो हमें ब्लेम करने से पहले हमें उन चीज़ों के लिए हमेशा ग्रेटफुल भी रहना है कि हम तो बहुत प्रिविलेज्ड जनरेशन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सपेंडेड, है ना, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, और मिलियन मोर चिल्ड्रन, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस है, वो अपने स्कूल जा सकते हैं। हाउएवर, लेकिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर रिमेन इम्पॉर्टेंट चैलेंज। अभी भी ये बात फिर वही है ना कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे बहुत इम्प्रूव हुए हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम है जहां हमें वर्क करने की जरूरत है। अभी भी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सही नहीं है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें प्रॉब्लम है। सब बच्चे वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो वाकई में सही है। तो क्वालिटी के ऊपर अभी हमें वर्क करना है, और इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर रिमेन इम्पॉर्टेंट चैलेंज, कि मतलब इक्वल एक्सेस, कि हर एक इंसान उसी लेवल पे पहुंच जाए अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे, वो भी अभी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ है। जो इंडिया की तरक्की है साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये एक अनदर सोर्स ऑफ प्राइड है हमारा। फ्रॉम लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एट इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज डेवलप्ड इनटू एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल इनोवेशन एंड स्पेस रिसर्च। तो जब हम आज़ाद हुए थे उस समय पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज थी वो बहुत कम थी, राइट, हम लिमिटेड थी। लेकिन आज की डेट में जो आज का भारत है, हमारी जो कैपेसिटी है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, वो बहुत आगे है, राइट। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें, डिजिटल इनोवेशंस की बात करें, तो उसमें आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया है हमारा, इसीलिए तो हम लोग भी तो इतने आसानी से कनेक्टेड हो पा रहे हैं। Our achievements in space demonstrate how far the country has traveled through साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो जो हमारे अचीवमेंट्स हैं स्पेस में, वो ये चीज़ को दर्शाते हैं कि हमारा जो भारत है वो कितनी दूर आ गया है, मतलब हमने बहुत प्रोग्रेस किया है अपने साइंटिफिक रिसर्च में, हमारी एजुकेशन में,
क्योंकि अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो तभी तो नहीं होते, तो क्या हम स्पेस में उतना अच्छा परफॉर्म करते या अदर फील्ड्स में हम इतना अच्छा परफॉर्म करते। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका डिटर्मिनेशन, कि आप कितने डिटरमाइंड हैं, आप कितने फिक्स्ड हैं अपने काम को लेके, आप कितने रेजिलिएंट हैं, आप कितने परसिवरेंट हैं, राइट। द ट्रांसफॉर्मेशन इन कनेक्टिविटी हैज ऑल्सो बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसके साथ में जो हमारी कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी क्या हुआ, जो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो भी रिमार्केबल है। रोड्स की बात करें, रेलवे, एयरपोर्ट, मोबाइल फोन भी तो एक कनेक्टिविटी है, हम कनेक्ट कर रहे हैं। इन द इंटरनेट हैव कनेक्टेड इंडिया इन वेज अनइमेजिनेबल अ फ्यू डेकेड्स एगो। तो अगर हम कुछ पहले, अगर हम 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, अगर हम जो आज का भारत है वो उस समय पे शायद इसको इमेजिन कर पाना भी इम्पॉसिबल था, है ना, अनइमेजिनेबल था। गवर्नमेंट डेटा शोज द इनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब तो हम लोग रियल इसके एग्जाम्पल हैं। while digital systems such as UPI have become an important part of everyday life, absolutely। जो अभी हम लोग कैश कैरी करके ही नहीं चलते, हमारे पास हमारा फोन है, वही हमारा वॉलेट है, राइट, वहीं से हमारा पेमेंट हो रहा है। हमारे छोटे से लेके बड़े, आपके जो शॉपकीपर्स हैं सबके पास में अपना अकाउंट है। हम डायरेक्ट, इवन जो हमारे वेजिटेबल सेलर्स हैं, वेंडर्स हैं, हम उनको भी ऐसे ही पे कर रहे हैं। तो यस, वी शुड बी प्राउड ना। इंडिया हैज ऑल्सो ग्रोन इकोनॉमिकली, यस, हम इकोनॉमिकली भी बहुत आगे आए हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड बैंक डेटा, इंडियाज इकोनॉमी हैज एक्सपेंडेड ग्रेटली एंड द कंट्री इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत इम्प्रेसिव तरीके से बढ़ी है। और जो हमारी जो भारत है, जो कंट्री है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से आता है। अमंग, अमंग मीन्स उन सब में से, इन बिटवीन, उन, है ना, कई सारे हैं उसमें से है एक। ऐसा नहीं है वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब वही है, मतलब भारत ही हो गया सबसे ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। इज अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, मतलब अगर ये 10 लोग हैं तो उसमें से एक हम भी हैं, ये कह रहा है। At the same time, poverty has declined and access to infrastructure and basic services has improved, yet the benefits of growth have not reached everyone equally. सेम टाइम पे जो हमारी पॉवर्टी है वो भी काफी हद तक उसमें गिरावट आई है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विसेज हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं ग्रोथ के, वो हर किसी को इक्वली नहीं पहुंचे हैं। हम अभी भी जानते हैं कि रूरल में या बैकवर्ड सेक्शन में अभी भी चीजें कंप्लीटली नहीं उनके एक्सेस में है। There has also been progress in the position and participation of women. Obviously, हमारी महिलाएं अब बहुत आगे आई हैं, उनके पार्टिसिपेशन में, उनकी पोजीशन में बहुत बड़ी तरक्की है। बट अभी भी यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। अभी भी हमें एक ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत है जो महिलाओं को ये ना देखे कि वो कोई अलग तरीके का इंसान है, वो सेम ही है। Men and women are same। तो जब सेम है तो उसको डिफरेंट ट्रीट करने की भी जरूरत नहीं है। अब सेम से मेरा मतलब ये हो गया, अब हमको लगता है कि सेम है तो मतलब फिजिकली सेम है, नहीं, फिजिकली आप और हम अलग है। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। वहां पे फिजिकल नहीं बात हो रही है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बात हो रही है। सो टुडे हम फिजियोलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली, ये सेम ही है, ठीक है। इंडियन women आर मेकिंग देयर मार्क इन साइंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड मेनी अदर फील्ड्स, ये हम सब लोग देख रहे हैं। बट genuine progress requires equal opportunities, safety and dignity for every woman and girl। लेकिन अगर हम जेन्युइन प्रोग्रेस की बात करें, जिसमें अभी भी ज़रूरत है, रिक्वायर, अभी भी हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, कि मतलब लड़कियों को वो बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। कहेंगे मैम कहाँ कम मिल रही है, उतनी सेफ्टी मिले, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। डिग्निटी अभी भी बहुत है, जो लड़कियों अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट चल रही है।
Despite these achievements, we must honestly recognize the challenges before us. मतलब ये सारे achievements के बावजूद भी हमें वाकई में सिंसियर तरीके से ये भी अंडरस्टैंड करना है, ये भी आइडेंटिफाई करना है कि अभी भी हमारे पास में जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पहले तो यही पता चले कि चैलेंजेस हैं क्या क्या हमारे पास। वो हमें, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की जो पूरी क्राइटेरिया है वो फुलफिल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। इनइक्वालिटी है, यस। पॉवर्टी है, पॉल्यूशन है, गैप्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, अनइक्वल डेवलपमेंट है, एंड दीज थिंग्स कंटिन्यू टू अफेक्ट मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो इन चीज़ों को अभी हमें बदलना है। अगर हम एक बात बोलें कि 79 ईयर्स जो हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमारी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही है, तो जब हम आने वाले 5 से 10 साल आगे चलें तो हम इन चीज़ों को बोल सकें कि हाँ, हमने इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है, राइट? So therefore, India's progress should not be measured only by the size of its economy or the heights of its building. True progress means creating a country where every citizen has access to education, healthcare, employment, safety and equal opportunities. तो देयरफॉर इसीलिए इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो हमें इस चीज़ से नहीं नापनी है कि हमारी बिल्डिंग्स की क्या साइज हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई है, हमारी इकॉनमी बड़ी हो गई है, बल्कि अभी हमें अपनी प्रोग्रेस को नापने के लिए ये है कि जो हमारा हर एक सिटीजन है उसको, हर एक के पास में वो एक्सेस है, वो पहुंच सके, वो रीच है कि वो एजुकेशन के लिए कोई उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स न डालने पड़े, राइट? वो उसका बेसिक अधिकार है। हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सेफ्टी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो अभी हमें इन सेक्टर्स के अंदर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। In these 79 years, India has traveled a remarkable distance from a newly independent nation facing enormous difficulties to a country with growing economic strength, scientific capabilities and global influence. तो हमारे इन 79 ईयर्स में इंडिया एक बहुत रिमार्केबल, मतलब ये 79 ईयर जो हमने कंप्लीट किए हैं, तो इंडिया ने जो ये डिस्टेंस तय करके आई है ये बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक नया आज़ाद भारत से, एक नया आज़ाद नेशन से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उस समय पे फेस कर रहा था, आज हम उस देश में हैं जिसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है, हमारे साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ बहुत इंक्रीज हो रही हैं, हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। So, as we celebrate our 80th Independence Day, let us take pride in how far we have come, but also recognize how far we still have to go. This is so important. If we want progress, then we need to understand कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। Freedom fighters gave us an independent India. It is now our responsibility to build a developed, educated, healthy, equal, and compassionate India. तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमें एक आज़ाद भारत दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसा भारत बिल्ड करें, एक विकसित भारत, एक पढ़ा लिखा, एक हेल्दी, है ना? और सब लोग हैं वो इक्वल हैं, कोई भी किसी को भी हम अनइक्वल तरीके से नहीं करें, इनइक्वालिटी को ख़त्म करें, कंपैशनेट है, हम काइंड हैं, हम जेनरस हैं। India has progressed greatly, but the journey towards a better India continues. तो इंडिया ने एक बहुत इम्प्रेसिव जर्नी रही है, लेकिन अभी और चीज़ें हैं और फील्ड हैं जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। सो यस, हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं है, बट हमेशा अपने आप को तारीफ करते रहना भी अच्छा नहीं है। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहिए। तो यस, हमें ये भी देखना है कि हम कौन से भारत में थे जब हम आज़ाद हुए थे और आज हम किस पीरियड में जी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और उसके साथ में इस चीज़ को लेके हमें बहुत एरोगेंट भी नहीं होना है, तो हमें ये भी समझना है कि अभी भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ों में बढ़ाने की, उन चीज़ों में तरक्की करने की। जब हमारी जनरेशन, यानी जब हमारे फ्यूचर जनरेशन रीड करे तो उनको और एक अच्छा डेवलप्ड भारत मिले, ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। तो हमें हमारी ही प्रॉब्लम से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रॉन्ग हैं उनसे हमें आज़ादी लेनी है। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना है, और ऐसे ही हमें एक एजुकेटेड भारत की तरफ में बढ़ते रहना है। बाय।